हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टॉप स्टडी कैफे पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ शेयर करने वाला हूं, जो इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इन 50 क्वेश्चनों में आपके सामने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और कला संस्कृति तीनों से संबंधित क्वेश्चन है, जो बार बार कई बार एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज़। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही आपके लिए एक नया जीके क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले सूचना आप तक पहुंच सके। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़। और क्वेश्चन सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यानी भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा है। तो भारत में प्रांतों को स्वायत्तता देने वाला अधिनियम जो है वो है अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है इसमें ये तीनों प्रकार के न्यायों की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। यानी कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। लेकिन भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया था। 1 बार, 2 बार, 4 बार या 7 बार। तो जो है संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था वो किया गया था 1 बार। और वो कब किया गया था? वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उस टाइम जो है इसको कहा जाता है, जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी संविधान, यानी कि मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिनी संविधान भी कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी। यानी महासंघ यानी संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो ए रूस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी अफ्रीका। तो जो भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा ली गई थी कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। पहला, दूसरा, चौथा या 5वां। तो जो भारतीय संविधान में का जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता का
प्रावधान, नागरिकता के प्रावधानों का अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? यानी संघीय शब्द, ये जो भारतीय संविधान है उसमें संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला है अनुच्छेद 4 में, दूसरा अनुच्छेद 2, तीसरा अनुच्छेद 1, इन संविधान में कहीं नहीं। तो संघीय शब्द जो है, इस संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया था कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? यानी भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। तो भारत पूर्ण संपूर्ण प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था, वो बना था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी जब भारतीय संविधान की रचना की गई थी तो एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, BN राव, KM मुंशी। तो जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था वो था BN राव। BN राव थे संविधान सभा का सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संघ राज्य का नाम बताइए जहाँ निर्वाचित विधानसभा एक मंत्री परिषद है। यानी आपको एक उस संघ राज्य का नाम बताना है जहाँ की जो निर्वाचित विधानसभा है वही मंत्री परिषद है, यानी विधानसभा ही मंत्री परिषद है। तो ऐसा कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है? A चंडीगढ़, B लक्षद्वीप, C पांडिचेरी, D लद्दाख। तो ऐसा जो राज्य है जहाँ की विधानसभा ही मंत्री परिषद है तो वो संघ राज्य क्षेत्र है पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के बारे में प्रावधान करता है, निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 175। तो जो राज्यों के विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान करता है वो है अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी पहली बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? यानी ऐसा कौन सा राज्य है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा का विघटन उस विधानसभा की प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया था? तो वो है कौन सा है? A कर्नाटक, B आंध्र प्रदेश, C केरल, D तमिलनाडु। जो केरल राज्य जो है उसकी विधानसभा का गठन से पहले ही उसका विघटन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना है? यानी जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना रखा गया है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब कि विधानसभा का सदस्य जो विधायक होता है, एक विधायक कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो है A ऑप्शन है 60,000, B 70,000, C 80,000, D 90,000। तो जो एक विधायक होता है वो 80,000 जनसंख्या पर एक विधायक चुना जाता है, यानी 80,000 जनसंख्या का वो नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, वाराणसी, गया, सारनाथ। तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में। गया में सिद्ध भगवान सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ कौन किसका नाम था? सिद्धार्थ जो था वो नाम था गौतम बुद्ध का, यानी भगवान
गौतम बुद्ध जो थे उन्हीं का नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। बोध गया किस राज्य में स्थित है? बोध गया नामक स्थान जो है वो किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो बोध गया जो स्थित है बोध गया नामक स्थान बिहार राज्य में स्थित है। और बोध गया का संबंध जो है वो भगवान बुद्ध से है। किससे है? बोध गया का संबंध भगवान बुद्ध से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म। तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है उनका संबंध बौद्ध धर्म से है। किन से है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? गंगाधर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर। तो प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो प्रसिद्ध है और वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी कि कौन सा शासक है जिसके कार्यकाल में बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन हुआ था? कनिष्क, महाकश्यप, अशोक, उपाली। तो बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? गुहा चित्र के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, चट्टान काटकर मंदिर बनाने के लिए। तो सांची जो है, सांची में भगवान बुद्ध से संबंधित कई स्थल हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा एक बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची भगवान बुद्ध धर्म के संबंधित है। सांची का संबंध भी बौद्ध धर्म से है और ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए थे? ए ऑप्शन 22, बी 14, सी 24, डी 28। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए थे वो हुए थे कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वां तीर्थंकर थे भगवान महावीर जैन। भगवान महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए चंडीगढ़, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ, डी नागपुर। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ गया? यानी एग मार्क एक्ट जो है वो भारत में कब लागू हुआ था? 1938, 1958, 1952, 1953। तो एग मार्क एक्ट भारत में लागू हुआ था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? यानी अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व नियम लागू किए गए थे, जो सुधार किए गए थे भूमि संबंधी, भूमि के राजस्व संबंधी, उसमें उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? ए जयसिंह, बी बीरबल, सी टोडरमल, डी बिहारीमल। तो जो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार नीति का जिम्मेदार व्यक्ति था वो था टोडरमल, उसी के पास सारा जिम्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? यानी अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद हुआ था, जो किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, अकबरनामा, रीदमनामा या सकीनातौल। तो ये जो है फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद रीदमनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी,
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? 1927, 1928, 1929, 1930 में। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ मणि कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका एग्जाम में कि सारनाथ मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ और केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो सारनाथ मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ए गौरीशंकर, बी मूलशंकर, सी अभिशंकर, डी दयाशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम सही बना दो मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का पारंपरिक नाम क्या था? यानी जो ब्रह्मा समाज तो बाद में नाम पड़ा, उससे पहले ब्रह्मा समाज का जो पारंपरिक नाम था वो क्या था? ए ब्रह्मा सभा, दो आत्मीय सभा, सी धर्म सभा, डी ए और बी दोनों। तो ब्रह्मा समाज को जो पारंपरिक नाम था वो ब्रह्मा समाज और आत्मीय सभा दोनों थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? कहते हैं ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। तो इसमें अधिकतर लोग जो है बोलते हैं आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी पर टिक लगाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है। अब वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यानी वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये कहाँ पर चला था? तो वहाबी ए ऑप्शन है लखनऊ, बी आगरा, सी पटना, डी मथुरा। तो वहाबी आंदोलन जो था वो चला था पटना में, और ये जो था वहाबी आंदोलन वो मुस्लिम सुधार आंदोलन था, यानी मुस्लिम सुधार आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, और ये बिहार में चला था, बिहार के पटना में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी जयदेव, सी कालिदास, डी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था? यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी वो किस उद्देश्य से की गई थी? तो ए हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, बी एकेश्वरवाद का प्रसार करना, सी ए व बी दोनों। तो ब्रह्मा समाज का जो उद्देश्य था वो दो उद्देश्यों से की गई थी। पहला था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और दूसरा था एकेश्वरवाद का प्रसार करना। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती और डी राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था वो दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ए मुमताज़ महल, बी जहांआरा बेगम, सी रोशन आरा बेगम, डी गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा की जो रचना की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है, यानी इन चारों में से राजा राम मोहन राय का संबंध किस से नहीं है?
सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और संस्कृत शिक्षा। तो इन तीनों से तो राजा राम मोहन राय का संबंध है, लेकिन संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय का कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा, बी कोसी, सी गंगा, डी गंडक। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, यानी भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस राजा से है, यानी भारत देश का भारत नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोका मौर्य, सी महाराणा प्रताप, डी भरत चक्रवर्ती। तो भारत का नाम भरत उन्हीं के नाम पर, यानी कि भरत चक्रवर्ती राजा के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। डी नंबर ऑप्शन है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, यानी अजंता जो है वो चित्रकारी किस काल से संबंधित है। हड़प्पा कालीन, बौद्ध कालीन, गुप्त कालीन और मौर्य कालीन। तो अजंता चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से है। और अजंता जो है अजंता कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अजंता है महाराष्ट्र में, और इस कालीन कला का संबंध जो है वो गुप्त काल से है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मोनालिसा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मोनालिसा क्या है। मोनालिसा एक गायिका है, मोनालिसा एक चित्र है, मोनालिसा एक गुप्तचर है, या मोनालिसा एक उपन्यास है। तो मोनालिसा जो है वो एक चित्र है, उस चित्रकारी है, चित्र है, उसका नाम है मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडना लोक कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। मांडना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो मांडना लोक कला शैली का संबंध जो है वो राजस्थान से है। राजस्थान की ये प्रसिद्ध लोक कला शैली है मांडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, यानी अर्पण लोक कला शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी झारखंड। तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध जो है वो बिहार राज्य से है। बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है अर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो कलमकारी लोक कला शैली का संबंध जो है वो किस राज्य से है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कोई नहीं। तो कलमकारी लोक कला शैली जो है वो आंध्र प्रदेश की फेमस है, कलमकारी लोक कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। चौक पूर्णा या पूर्णा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो चौक पूर्णा जो लोक कला है वो है यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की फेमस है चौक पूर्णा। तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन जो पीछे से आ रहे हैं बार बार पूछे जा रहे हैं लोक कला से संबंधित। रेलवे में तो खासकर अभी हाल ही में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। तो ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य कला है तमाशा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। अल्पना नामक से लोक कला शैली जो है वो किस भारतीय क्षेत्र की है। ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो अल्पना जो प्रमुख लोक कला शैली है वो पश्चिम बंगाल की है अल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है रंगोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई त्यौहार भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो नुआखाई त्यौहार जो है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है। ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो नुआखाई त्यौहार जो है वो उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है नुआखाई।
चलो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना दिए आपके पास भेज दूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं हर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को कलेक्ट करके आपके सामने इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज चलाता रहूँगा, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी का आंकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, और आपको किस प्रकार से उसको पढ़ाई करना है। ज़्यादा मैटर पढ़ना बेटर नहीं है, सेलेक्टिव मैटर पढ़ना ज़्यादा बेटर है। तो सेलेक्टिव मैटर पढ़ो और जल्दी से सिलेक्शन लो। ज़्यादा किताबें पढ़ने से, ज़्यादा मैटर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसी में है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, उन्हीं पर फोकस करके उन्हीं को ज़्यादा टाइम दिया जाए तो बेटर रहेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहो।